जैसा कि आप देख सकते हैं, अपन ने जो बात करी थी डंप यार्ड की या जो उत्खनन स्थल उसकी बात करी थी, उसके बाद मालूम पड़ता है कि इसका जो उत्खनन हुआ, सर्वे हुआ, उससे पता पड़ता है कि इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 5-6 किलोमीटर में फैला हुआ था। 5-6 किलोमीटर पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में ये चीज़ें फैली हुई थी। घुगुंदा उस समय बड़ा गाँव कहा जाता था, जिसको मोटा गाँव, खेड़ा देवरा और अधिक नामों से जाना जाता था। धोइंदा नाम काफ़ी फेमस है क्योंकि ये तांबे के एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। तांबा यहाँ पर पहले काफ़ी होता था, जिसको साफ किया जाता था, जिससे बर्तन बनते थे, जिससे अन्य चीज़ें भी बनती थी। धोइंदा वर्ड धवल से बना है, जिससे काफ़ी हाइट पर है और चारों तरफ यहाँ पर आपको बादल के अवशेष प्राप्त होते हैं, बादलों से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम धोइंदा पड़ा था। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इतिहास कैसा होता है इसका। जब मैंने शोध कार्य शुरू किया तब मुझे मालूम पड़ा कि घुगुंदा जो नाम था, ये धोइंदा जो नाम था, वो कैसे पड़ा, कैसे नहीं पड़ा, उसके बारे में जैसे मैंने इस शोध करना शुरू किया तो घुगुंदा में मैंने जब लोगों से पूछा, पुराने बुजुर्गों से पूछा कि भाई घुगुंदा नाम क्यों पड़ा, तो उन्होंने बताया था कि घुगुन राम मेहता करके एक ब्राह्मण थे, उन्होंने घुगुंदा की स्थापना की और उनके नाम पर, घुगुन राम जी के नाम पर ये नाम घुगुंदा पड़ा। लेकिन जब मैंने और ढूंढा, गोगुन राम मेहता शायद कुछ ऐसे नाम, घुगुन राम मेहता, आपने सही सुना, घुगुन राम मेहता जो पालीवाल वंश के थे, पालीवाल ब्राह्मण थे। मेहता उनके इंपोर्टेंस के लिए बताते हैं, वो महता थे, मतलब इंपोर्टेंट आदमी थे, महत्व वाले आदमी थे, इसलिए वो मेहता अपनी कास्ट लगाते थे। तो ये काफ़ी अच्छा काम है क्योंकि घुगुंदा के सहित पूरा जो सेरा प्रांत है, सायरा तक का क्षेत्र हो गया, वाकल तक का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर पालीवाल वर्ग के ब्राह्मण काफ़ी अधिक रहते हैं, उनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व यहाँ रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने वो ढूंढने की कोशिश करी कि भाई इसका इतिहास क्या है, जब उत्खनन स्थल में पता पड़ा कि इसका इतिहास 9वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी तक जाता है, तब मैंने ढूंढने की शुरुआत की और तब मुझे पता पड़ा एक वंशावली है जिसका नाम है सूर्य वंशावली और एक राजावली बही करके जो है, जो कि मेवाड़ के इतिहास की, सामंतों का इतिहास है, सामंतों की वंशावली है। उसके अंदर एक नाम मिलता है राजा गोविंद, जिसको रावल गोविंद भी कहा जाता है। फिर इसको ढूंढने का प्रयास किया कि रावल गोविंद कौन है, किसका पुत्र है, किसका पौत्र है। तब ये चीज़ मालूम पड़ी कि रावल गोविंद जो था वो बप्पा रावल, जिसको कालभोज कहा जाता है, जिसका उपाधि बप्पा रावल थी, उसका पुत्र इसको माना गया है। जब ओझा जी गौरीचंद हीराचंद ओझा जी, उन्होंने जब वंशावली का कथन किया तो उसमें लिखा उन्होंने वंशावली के अंदर कि बप्पा रावल का जो पौत्र था उसका नाम उन्होंने मदभ्रट लिखा है। मदभ्रट उनका वास्तविक नाम हो सकता है, लेकिन जब लौकिक रूप से उनका नाम देखा जाता है तो उनका नाम गोविंद या गोविंद मिलता है, क्योंकि वंशावली में गोविंद भी मिलता है और गोविंद भी लिखा मिलता है। तब जब इसको कड़ी को जोड़ने की कोशिश करी तब वंशावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि घुगुंदा की स्थापना रावल गोविंद ने की या रावल गोविंद ने की, जो कि बहुत ऊंचा है। अगर अपन उसको मिला है आज के वर्तमान समय से कि घुगुंदा की हाइट वगैरह देखें अपन, तो घुगुंदा वास्तविक में सबसे ऊंचा पहाड़ है। घुगुंदा ऊंचा है, उसमें लिखा हुआ है मेवाड़ी के अंदर कि घुगुंदा बहुत ऊंचा है, यहाँ से नदियाँ निकलती है। जो नदियों के नाम उन्होंने दिए हैं वो वर्तमान में भी मिलते हैं। वाकल नदी का उल्लेख उसने किया है, वो मिलता है। बेडस नदी का उल्लेख उन्होंने किया है, जो मिलती है। साबरमती का नदी का उल्लेख उन्होंने किया है, जो मिलती है। पई नदी का उल्लेख किया, जो भी मिलती है। पाणे नदी का उल्लेख उसने किया, जो भी मिलती है। और उन्होंने घुगुंदा की ज्योग्राफी के साथ एक चीज़ और बताई है कि घुगुंदा के दक्षिण में कच्छ का भाग आता है। वर्तमान में भी कच्छ का भाग दक्षिण में आता है। और कच्छ का जो मौर्य राजा था उसने अपनी पुत्री का विवाह उस राजा से किया और अपनी सेना और पुत्री और बहुत सारे दासियां उसको दी। तो जब ये चीज़ें मिलाते हैं तब मालूम पड़ता है कि हाँ, अगर उस समय की ज्योग्राफी अगर वो बता रहा है तो हो सकता है वो राजा सही होगा और राजा का जो घुगुंदा की स्थापना की है वो उस राजा ने की है, जिसको पुराना सबसे एविडेंस अपन मान सकते हैं। दूसरी बात जब और आती है कि भाई घुगुंदा की स्थापना अगर उसने की तो घुगुंदा क्या था, उस समय छोटा गांव था, बड़ा गांव था। जब अगर मेवाड़ का शासक जो राजा गुहिल के वंशज में था, बप्पा रावल के बाद उसने स्थापना की, क्योंकि ये जो भाग है ये प्रारंभिक मेवाड़ का भाग है। आप अगर प्रारंभिक मेवाड़ को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ईडर का क्षेत्र, घुगुंदा का क्षेत्र, मेवाड़ का दक्षिण पश्चिमी भाग जैसे कि सायरा का क्षेत्र है, ये सारे प्रारंभिक मेवाड़ का भाग आता है, जहाँ पर मेवाड़ के राजाओं ने अपना स्थापित किया, राज्य स्थापित किया और आगे बढ़े। क्योंकि जितने भी शिलालेख मिलते हैं आपको, उन शिलालेख से भी घुगुंदा की स्थिति का पता पड़ता है। सबसे प्रमुख शिलालेख जो फर्स्ट में मिलता है वो मिलता है अपराजित का शिलालेख, जो कि आपको कुंडा गांव में मिलेगा। कुंडेश्वर जी बहुत यहाँ से नज़दीक है, 20 किलोमीटर दूर की यहाँ पर कुंडेश्वर जी गांव मिलता है। उससे पता पड़ता है कि उन्होंने, उसकी जो स्त्री थी उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनाया। वो मंदिर काफ़ी भव्य मंदिर है, आप कभी देखने जाएंगे तो जाने का, क्योंकि बहुत पास में पड़ता है कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर। लेकिन जो मंदिर था जिसकी वो प्रशस्ति थी उसको केटाब्रिभु का मंदिर कहा जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा उस मंदिर के बारे में। वो मंदिर जब आप कुंडेश्वर जी जाएंगे घसियार से, तब वो बिल्कुल अंदर पड़ जाता है, बिल्कुल लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन वो मंदिर मेवाड़ का प्राचीनतम विष्णु मंदिर है। सबसे पुराना जो प्राचीन विष्णु मंदिर है वो आपको केटाब्रिभु का मंदिर मिलेगा, जो कि कुंडेश्वर जी के बहुत आगे मिलेगा आपको वो चीज़। अपराजित की जो प्रशस्ति है, जो केटाब्रिभु का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। आप कभी जाइएगा, अगर कुंडेश्वर जी महादेव देखने की अच्छी जगह है,
टूरिज्म के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है वहाँ पर। झरना 12 मासी पड़ता रहता है वहाँ पर। कुंडेश्वर महादेव और केदार प्रभु का मंदिर आप जरूर देखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है। उसके बाद जो सेकंड प्रशस्ति मिलती है गोहिल वंश की, वो मिलती है सामोली में शिलादित्य की प्रशस्ति। सामोली यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूरी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जो कोरडा क्षेत्र में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो अरण्यक देवी जो थी, जो इनकी जंगलों की देवी थी, उनकी पूजा वो करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये आप अगर प्रारंभिक मेवाड़ को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मेवाड़ उस समय ईडर, ओगड़ा, झाड़ोल, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, इन क्षेत्रों में ये चीज़ फैली हुई थी और इनकी जो राजधानी थी उस समय वो नागदा थी। नागदा भी अपन गोगुंदा से अगर जाएंगे तो 30 किलोमीटर आपको नागदा पड़ेगी। नागदा जिसका नाम नागद्रह से मिलता है, सांपों को दहन करने के जो यज्ञ होता है उससे अपन को नागदा मिलता है। अपन बात कर रहे हैं गोगुंदा के ऊपर, तो गोगुंदा में जो इसका जो एविडेंस मिलता है वो बिल्कुल सही मिलता है कि राजा रावल जो गोविंद था, जिसको लौकिक रूप से गोविंद कहा जाता था, जिसका ओरिजिनल नाम मधभट्ट था, उसने गोगुंदा की स्थापना की और इतने ऊंचाई पर गोगुंदा का किला बनाया या इतना अच्छा किला बनाया जो सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्योंकि गोगुंदा, जब मैंने आपको कल ज्योग्राफी बताई उसके अंदर बताया कि गोगुंदा चारों दिशाओं से प्रमुख राजवंशों और प्रमुख मार्गों से जुड़ा हुआ था। मेवाड़ का जो उदयपुर है, चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, ईडर है, सिरोही है, सारे इन चीज़ों से गोगुंदा जुड़ा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट गोगुंदा यहाँ पर माना जाता है। अपन जहाँ खड़े हैं वो चीज़ गोगुंदा की सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग है क्योंकि यहाँ पर सिविलाइजेशन की उत्पत्ति होती है। गोगुंदा भी इसका वंशक्रम आगे बढ़ता जाता है। जब रावल गोविंद ने इसकी स्थापना की उसके बाद 12th सेंचुरी में जब अपन उत्खनन स्थल भी देखते हैं उसमें 12वीं शताब्दी में एक अच्छा सा डंप मिलता है, उससे मालूम पड़ता है कि 12वीं शताब्दी के बाद गोगुंदा का काफ़ी विकास हुआ और उस विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग था वो था पालीवाल ब्राह्मणों का गोगुंदा में आना और गोगुंदा में उनका विकास करवाना।